हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ज़ोमैटो की शेयर के बारे में बात करेंगे, जिसका प्राइस जो है वो अराउंड 44% डिप हो चुका है ऑल टाइम हाई से। तो क्या ये करेक्ट प्राइस होगा? क्या ये प्राइस जो अभी मिल रहा है 94, जैसे आप देख सकते हो 94 रुपीज़ का प्राइस है, क्या ये अच्छा प्राइस होगा एक्यूमुलेशन का फॉर लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड? तो एक और पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ कि ज़ोमैटो का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो 10 तारीख को आने वाला है, जो कि है अराउंड थर्सडे। हाँ, थर्सडे को आने वाली है। तो वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा ये डिसाइड करने में रिजल्ट के बाद कि यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अभी का प्राइस को देख के हमें क्या करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नीचे गिर चुका है। 84 रुपीज़ तक का इसका लो गया है, अभी 94 पे है। ठीक है, और इसका अगर मैं देखूँ तो 74,000 करोड़ का है। जब आईपीओ आया था ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा था। वहाँ से एक अच्छा खासा डिस्काउंटिंग हो चुका है। पी रेशियो आप देख सकते हो एनए है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है कंपनी। ईयरली रेवेन्यू का ग्रोथ अच्छा दिख रहा है 2018, 19, 2000 में अच्छा खासा ग्रोथ है। 2021 में उतना कुछ खास कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। एक और शायद वो हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी घर पहुंच गया है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। उसके बाद जैसे मैं भी पहले ऑर्डर करता था खाना जब मैं बाहर रहता था, अभी मैं घर पे हूँ तो मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ता है फॉर ऑर्डरिंग एनी फूड, राइट। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा हिट हुआ होगा बिकॉज बेसिकली जो बैचलर्स लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर करते हैं। तो शायद जब धीरे धीरे सब कुछ खुल जाएगा, सब लोग वापस अपने ऑफिस में जाएंगे, सब लोग अलग रहेंगे फैमिली से, तब आई थिंक इस बिज़नेस का स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा बिजनेस कर सकती है। प्रॉफिट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका था, बट 2021 में प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। देखो, कल मैंने एक शेयर के बारे में डिस्कस किया था, वो था पेटीएम। अब उस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम था कि रेवेन्यू तो भले ही उसका अच्छा खासा बढ़ रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ थी? एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम थी। उनका एक्सपेंसेस भी सेम वे में बढ़ रही है। तो किसी भी कंपनी का अगर रेवेन्यू भी बढ़ रही है और एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है और पहले से एक्सपेंसेस ज़्यादा भी था, तो वो कंपनी ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी होगी। तो इस तरीके से आपको एक टाइम आना चाहिए जहाँ पे उसका रेवेन्यू एक्सपेंसेस की ग्रोथ से ज़्यादा बढ़े। ठीक, तब जाके एक ब्रेक इवन आ जाएगा जहाँ पे लॉस बंद हो के वो नो लॉस नो प्रॉफिट के जोन में आएगा। इसके बाद वो प्रॉफिट में आ सकती है। तो वो अच्छा खासा टाइम लगेगा उसके लिए। ठीक है, इतना इजी नहीं है ये सब। एक दिन में तो सब कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ये लॉस मेकिंग ही रहेगा। जोमेटो का भी सेम इशू है। अगर मैं देखूँ तो वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे हमने अभी देखा है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस मेकिंग है। अब ये 10 तारीख का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्या इसका जो लॉस का जो गैप है, ठीक है, वो कम होता है कि नहीं। पेटीएम के केस में क्या देखा था, उसका जो नेट लॉस था वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। वो 553 करोड़ था, अभी 700 समथिंग करोड़ आ चुका है। कल का वीडियो में मैं दिखाया था धीरे धीरे वो प्रॉफिटेबल बन सकती है। बट अगर मैं कुछ दिन पहले की बात याद करूं, जब दीपेंद्र गोयल जी जो सीईओ है जोमेटो के, को फाउंडर सीईओ है, तो उन्होंने एक बात बोला था कि ये उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अभी प्रॉफिट बनाने का नहीं है, वो अभी ग्रोथ पे ध्यान देंगे। प्रॉफिट वो कभी भी बना सकते हैं। अभी जो उनके पास कैश है वो बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद इन्फो एज का भी थोड़ा शेयर प्राइस इसके बाद वाला दिन गिर गया था, या फिर उसी दिन शायद गिर गया था, क्योंकि वो भी सेम काम करती है। बट इन्फो एज एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो जोमेटो में भी शेयर होल्ड करती है। तो मैं जो इन्फो एज में ज़्यादा कन्विक्शन ज़्यादा दिखा सकता हूँ रैदर देन जोमेटो। जोमेटो को अपना बिजनेस भी करना पड़ता है। इन्फो एज इस काइंड ऑफ स्टार्टअप वाला इन्वेस्टमेंट ही बिजनेस करती है, राइट। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि फोकस ऑन ग्रोथ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस जोमेटोज, ये उनका फोकस है। अभी ग्रोथ पे फोकस है, प्रॉफिट कमाना बाद में हो सकती है। दीपेंद्र गोयल जी ने एक बार एक न्यूज़ में बताई थी कि Q2 में भी आप देख सकते हो कि लॉस वाइडन्स टू 430 करोड़। तो Q2 में अब उनका लॉस बढ़ के 430 करोड़ हो गया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि Q3 में वाइडन ना हो के शॉर्टन हो जाए और 430 से कम हो। मेरे को यही देखना है। अगर कम नहीं हुआ तो शेयर प्राइस शायद और नीचे जा सकती है। इस तरीके का अगर चलता रहा, लॉस ज़्यादा लॉस बढ़ते चले गए, तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव ही है। कितना दिन ऐसे आप बढ़ाते रहोगे लॉसेस को, तो मेरे हिसाब से फिर शेयर प्राइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्टअप्स गोइंग पब्लिक विल टर्न प्रॉफिटेबल इन 3 years। तो संजीव बिखचंदानी जो कि इन्फो एज के को-फाउंडर है, अक्टूबर 5 को ये चीज़ बोला था। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं, जैसे जोमेटो हो गया, पॉलिसी बाज़ार हो गया, नाइका हो गया। तो ये सब उन्होंने क्या बोला कि कोई भी
आईपीओ को या फिर कोई भी स्टार्टअप जब आईपीओ लेके आती है तो उनको आपको 3 साल देना पड़ेगा टू बी प्रॉफिटेबल। तो 3 साल तक हम लोग देखते हैं क्या होता है, उनके हिसाब से तो प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए, तो टाइम ही बताएगा कि कैसा होता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है, 1.5 हफ्ते पुराना ही न्यूज़ है ये, Jan 25 का। तो डोंट बॉटम फिश इन जोमेटो येट, मोर डाउन साइड देन अपसाइड। तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि जोमेटो में और डाउन साइड आ सकती है। अब Jan 25 का मैंने शेयर प्राइस खोल के देखा कि उस दिन अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था, वो शेयर प्राइस अराउंड 100 के आसपास पहुंच गया था, तो वहाँ से उन्होंने बोला है कि डाउन साइड है। अब ऑलरेडी वो 94 पे है, ठीक है, और कितना डाउन साइड हो सकता है। एक और पॉइंट हम लोग इसी न्यूज़ में देख लेते हैं। द ब्रोकरेज एडेड दैट द करंट रिस्क रेट द बेटा विच रिजल्ट इन अ 12.7% डीसीएफ पॉइंट्स वो भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो वो एग्जैक्टली आपको कैश फ्लो जो कंपनी की होती है उसको डिस्काउंट करने के बाद क्या प्राइस हो सकती है, तो वो एक मेथड होती है। हर एक की अपना एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। कोई कोई सोचता है कि कंपनी का कैश फ्लो 10% से ग्रो करेगी, 5% से ग्रो करेगी, तो एक एक डिफरेंट डीसीएफ से आपको एक स्टॉक प्राइस पता चलता है, तो उतना टेक्निकल नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला है कि इट कैन गो अप टू 84 रुपीज़ विच इज़ 8% लोअर। तो 8% लोअर कब से है? 8% लेयर 25 जैन से लेकर के था, तो अभी ऑलरेडी ये 94 रुपीज़ के प्राइस पे है, तो वहाँ से 84 रुपीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, ठीक है, बहुत क्लोज है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं टेक्निकल कि क्या ये वाला जो रेंज है वो अच्छा है कि नहीं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सब्सक्राइब नहीं किया है लोग वो 93% है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो लोग बस वीडियो देख रहे हैं और जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किस में इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपको यूज़फुल लग रही है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, क्योंकि एक क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका सपोर्ट कितना है, ठीक है। तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो और ज़्यादा मैं रिसर्च करूँगा, और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकता हूँ। बट अदरवाइज़ फिर वो इंटरेस्ट नहीं रह जाएगी। सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग आगे टेक्निकल पे। तो ये जो रेंज था आपका 125 के अराउंड, ये वाला प्राइस बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट था। वहाँ से टूटने के बाद शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। ये लास्ट स्विंग आपका कितना था, अराउंड 89 के आसपास। तो एकदम वी पैटर्न बना के, मैंने कल भी आपको बोला था कि शेयर प्राइस जैसे नीचे जाएगा वो वी पैटर्न बना के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, उसको एक डब्ल्यू पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो इसने यहाँ पे इस प्राइस के अराउंड 9900 के रेंज पे वो एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। अब ये वापस से शायद यहीं से घूम के ऊपर चले जाए। मैं बोल रहा हूँ कि 10 तारीख का जो वो रिजल्ट है वो बहुत क्रूशियल होने वाली है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि शेयर प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा कि और नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। आप क्या कर सकते हो मंडे को, अगर ये 94 या थोड़ा सा और नीचे मिलता है, इसके आसपास मिलता है, तो आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन कर सकते हो। आपको अपने पोर्टफोलियो का 4% मैक्स टू मैक्स, अगर किसी को बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो 5% जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है फ़िलहाल के लिए, बिकॉज ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लॉस मेकिंग कंपनी में हम बहुत ज़्यादा बेट नहीं ले सकते। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती, वो कन्विक्शन आपको पहले से बिल्ड नहीं करना है, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका एक कंपटीशन भी है, स्विगी, ठीक है। जिस दिन स्विगी मार्केट में उतर जाएगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, फिर शेयर प्राइस इधर उधर जा सकता है। तो आपको ये चीज़ पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा, स्विगी कभी भी अपना आईपीओ लेके आ सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के बहुत ज़्यादा कम एक्यूमुलेशन, बहुत ज़्यादा कम उसका पोर्टफोलियो में रखना है, ठीक है। 4 to 5% से ज़्यादा आपको एलोकेट नहीं करना है उस पर। अभी आप अगर 4% to 5% का एलोकेशन है, तो उसमें से आप 25 to 30% अभी आप लगा दो। रिजल्ट तक वेट करो, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो आप थोड़ा और वेट करो, बिकॉज वो शेयर प्राइस और नीचे जा सकती है, तो वो प्राइस पे आप ले सकते हो। नहीं तो अगर ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली आप थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो, क्योंकि देखो लॉस जितना कम होता जाएगा वो उतना अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ रहा है कंपनी, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं बस यही वेट करूँगा, यही देखने के लिए कि लॉस कम हो, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा कैसा रिजल्ट था ओवरऑल। तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो मैं यही बोलूँगा कि 25 to 30% आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी प्राइस है 94 का जो प्राइस है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन का जो 84 का जो उनके टारगेट है, उन्होंने जो डीसीएफ मेथड यूज़ करके जो निकाला है वो लगभग 84 रुपीज़ का जो एक अच्छा खासा प्राइस है।
उस पे उसके आसपास ही अभी चल रहा है 94 रुपीज़, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो यही आपको एक कंक्लूजन देना था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।